Hey, hi students, welcome back. So now we are getting into the second session for data centers. I hope everybody who has joined this session has already reviewed my previous two sessions. The previous sessions was data center basics, where I had explained you what is data center all about, what is the infrastructure that is required, what are the types of basic high level types of data center. A lot of information was given at that point in time. मैं ये चाहता हूं कि आप वो सेशन देख के ही ये सेकंड सेशन देखें, वरना वो इनकंसिस्टेंट एजुकेशन हो जाएगा. यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, बट जो क्लैरिटी ऑफ माइंड या थॉट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज रीइटरेटिंग. एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि आप सारे सेशंस को कंटिन्यूएशन में देखें, बार बार देखें, एंड देन गूगल, इंटरनेट पे जाएं और सर्च करें और लर्न करें. So, second session of data center, we are starting right now. So, अब हमने हाई लेवल पे बात की थी डेटा सेंटर में, तो अब हम थोड़ा चीजें क्विकली जाएंगे. सर्वर में बैकबोन जो होता है डेटा सेंटर में, हर चीज का एक बैकबोन होता है. डेटा सेंटर का बैकबोन है सर्वर. है सर्वर ही नहीं है तो डेटा सेंटर चलाएगा क्या? कूलिंग क्या चीज के लिए लगेगी? कोई भी चीज, मतलब बैकअप क्या करेगा? मतलब कोई भी दूसरी चीजें, नेटवर्क, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं पहली चीज से, विच इज द सर्वर. ठीक है, तो डेटा सेंटर का जो बैकबोन है वो है सर्वर. अगेन, इफ यू गो बैक टू माय टू सेशंस बैक about server technologies, I had explained you what are rack servers, what are blade servers, and what are mainframes. फिर से थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं, not spending too much time. Rack servers are base standard servers for allowing high density of power and efficient use of space. ये जैसे मैंने पहले इसमें पिक्चर्स में भी दिखाया, रैक सर्वर्स होते हैं, 2U 3U 5U रैक्स होते हैं. उस रैक्स के अंदर सर्वर लगे होते हैं, सर्वर्स को लोग यूज करते हैं. ब्लेड सर्वर्स, अब ब्लेड सर्वर्स क्या होते हैं कि एक ही रैक के अंदर एक ब्लेड का चासीस होता है, एक चासी होता है. उस चासी के अंदर मल्टीपल ब्लेड्स होते हैं, एंड एवरी ब्लेड इज अ सर्वर. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ब्लेड्स यू पॉपुलेट इन अ चासी, अ ब्लेड सर्वर इज प्रिपेयर्ड. अब आप है ना एक चासी खरीदें जिसमें अंदर सपोज वो चासी आपको अलाउ करता है 11 सर्वर सपोज. अब आपने ना, आपके पास उतना वर्कलोड नहीं है, उतना आपको जरूरत नहीं है, तो आपने पहले, जो हमने स्केलेबिलिटी की बात की थी, आपने उसमें 4 चासीज डाली. फिर आपका काम बढ़ने लगा, आपको लगा कि नहीं, मुझे और पावर की जरूरत है, मुझे और डेटा की जरूरत है, और रिसोर्सेज की जरूरत है, और प्रोसेसिंग की जरूरत है. तो आपने वो 4 से 4 एक और सिर्फ चैसी नहीं खरीदी पूरी, आपने एक ब्लेड खरीदा, ब्लेड को उसके अंदर डाल दिया, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया. सो दिस इज अ चासी. इट व्हाट इट डज इज, वो पावर सोर्स एक ही यूज करता है, पावर होता है, वो एनर्जी एफिशिएंट चीजें होती है. तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लेड सर्वर. व्हाट इज अ मेन फ्रेम? Mainframes are very high capacity machines which is used for bulk data processing. जैसे अगर आप देखें, एयरलाइन एयरलाइन का डेटा, एक एयरपोर्ट पे से एयर इंडिया की एक दिन में कितनी फ्लाइट जाती हैं? अब उतने फ्लाइट्स में, मतलब हर फ्लाइट में 300 पैसेंजर्स, हर पैसेंजर का अपना बोर्डिंग कार्ड, अपना डेटा, उनका फोन नंबर, उनकी सारी चीजें, ऑल दैट डेटा. और वो डेटा, मतलब एक बार एक पैसेंजर जाके आया, फिर दूसरे दिन दूसरा पैसेंजर, तो ये डेटा बनते रहता है, बढ़ते रहता है. अब एक साल बाद ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे एयर इंडिया में जाके कि एक साल पहले आपकी एक्स फ्लाइट में कौन सा बंदा गया था, मुझे उसकी लिस्ट दो. तो वो सारा डेटा भी होता है उनके पास, और वो सारा डेटा ढूंढ के निकालना, यू नीड मशीन्स विच आर वेरी हैवी, बल्की, विथ वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर, जो डेटा को प्रोसेस करे, डेटा आपके सामने प्रेजेंट करे. सो दोज आर कॉल्ड मेन फ्रेम्स. सो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर. देन हमने ऊपर बात की थी स्टोरेज. स्टोरेज में क्या होता है? डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. एक डब्बा जो स्टोरेज का, एक केबल के थ्रू डायरेक्टली आपके सर्वर में अटैच है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज. जो आपके सर्वर पे डेटा जो प्रोसेस हो रहा है, वो डायरेक्टली डैश में जाके, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में जाके, उस स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हो जाएगा. दैट इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज. ये बड़ा फास्ट होता है बिकॉज दैट इज हैविंग अ डायरेक्ट एक्सेस टू योर सर्वर. Then there is a network access storage.
मतलब क्या है इसका, कि एक सर्वर है, उस सर्वर को नेटवर्क के थ्रू कहीं पे आपका स्टोरेज डिवाइस है, मतलब आपका एक ए डेटा सेंटर में आपका सर्वर है, बट आपके बी डेटा सेंटर में आपका स्टोरेज डिवाइस है, या कहीं और पड़ा हुआ है स्टोरेज डिवाइस, तो वो नेटवर्क के थ्रू जो आता है वो होता है नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक बैंक है वापस से, या सपोज अभी बैंक का हमने बहुत एग्जांपल ले लिया, एक टेलीकॉम कंपनी है से वोडाफोन। अब वोडाफोन का एक सर्वर है, जो मेन सर्वर है वो लगा हुआ है सपोज पुणे में, बट उसको अपना काम चलाना है कलकत्ता के कोई एक छोटे शहर में, बंगाल के एक छोटे शहर में कहीं पे। अब वहां पे से भी लोग वोडाफोन तो यूज करते हैं, वहां के भी यूजर्स को बिल देना पड़ता है, किसको किसी को उन्होंने कॉल किया, कॉल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल ट्यून्स, 100 सर्विसेज होती हैं, तो वो सर्वर पे भी काफी डेटा होता है। बट अभी हर सर्वर के साथ में एक स्टोरेज लगाना बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो बड़े स्टोरेज डिवाइसेस जो मेन डेटा सेंटर है पुणे में उधर जाना है, तो वो सर्वर नेटवर्क को एक्सेस करके पुणे वाले स्टोरेज डिवाइस में आपका डेटा स्टोर करेगा, so that that data is available globally or for the entire country। तो उसे कहते हैं नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। सिंपल एग्जांपल। एंड देन देयर इज अ सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे अगर आपने एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज वापस से मिंत्रा का एग्जांपल लेते हैं, कि आपने अपनी साइट डाली है। अब वो साइट पे मल्टीपल सिटीज में अपनी अपनी सर्वर्स है। अब एक पर्टिकुलर ड्रेस है जो काफी अच्छी ड्रेस है। अब मैं एज फुरकान पटेल, मैं ये ड्रेस सिलेक्ट कर रहा हूँ मिंत्रा के ऐप में से अपने घर में बैठे बैठे। अब चेन्नई में कोई एक बंदा वही सेम ड्रेस, और वो ड्रेस का एक ही पीस है। अब वो चेन्नई वाले बंदे को ने ज्यादा उसको अच्छी लगी, उसने पहले सिलेक्ट किया और उसने उसको परचेस कर लिया। अब उसने परचेस किया, मैं भी देख रहा था। अब मैं परचेस करूं इससे पहले उसने परचेस कर लिया, तो वो डेटा सेंट्रल सर्वर में जाके फटाफट अपडेट करना चाहिए कि भैया वो कपड़ा बिक चुका है। तो उसके लिए एक नेटवर्क बनता है जिसे सैन कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और वो स्टोरेज है वो उसको इमीडिएटली अपडेट करेगा कि जब फुरकान पटेल वही चीज खरीदने जाएगा तो वो खरीद नहीं पाएगा। तो इतने, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मैंने एक एटीएम से, मैंने मेरे पास दो कार्ड है एटीएम के मेरे अकाउंट के। एक मेरी वाइफ को दिया है, मेरी वाइफ है सपोज पूना गई है अपने फैमिली के पास, मैं बैठा हूँ मुंबई में, मेरे बैंक में है 5,000 रुपए। अब मैंने यहाँ पे जाके 5,000 रुपए निकाले, मेरी वाइफ को भी जरूरत पड़ी, उसने मेरा ही कार्ड यूज किया, वो 2,000 निकालने गई। अब मैंने 5,000 निकाल दिए, तो वो 5,000 निकालने जाएगी, उसको नहीं निकाल। इतना फास्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए कि दोनों जगह से 5,000 नहीं निकल जाए। अगर वो अपडेट होगा नहीं और उधर दिखाएगा कि फुरकान पटेल के अकाउंट में 5,000 है, मुझे भी दिखाएगा, और मैंने निकाल लिया और उसको अपडेट नहीं हुआ और उसने भी निकाल लिया, तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो डेटा हैज टू ट्रैवल वेरी फास्ट। और ऐसे एक जन का नहीं होता, हजारों लोग एटीएम एक साथ यूज करते हैं, लाखों लोग एटीएम यूज करते हैं, या लाखों लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। इट हैज टू बी अपडेटेड इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, मतलब सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकेंड्स में भी नहीं, मतलब फटाफट होना चाहिए। तो उसके लिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स। ये हो गई स्टोरेज, फिर है नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स। अब जैसे हमने ऊपर के पिक्चर में देखा था, पहले होते हैं स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर फॉर बैलेंसिंग लोड, सो द डेटा कैन एफिशिएंटली फ्लो टू यूजर्स। तो उसके लिए नेटवर्क तो लगता ही है, विदाउट नेटवर्क आप कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा ये सारा। हम सारा ये जो हम अभी भी कर रहे हैं ये भी नेटवर्क कनेक्टिविटी ही है, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको सुनने में आ रहा है, नेटवर्क। तो नेटवर्क इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब हम जो चीज पे बात कर रहे हैं जूम, ये जूम का भी सर्वर होगा। मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में एक सर्वर होगा, बट साइमल्टेनियसली अगर कोई बंदा से हैदराबाद से ज्वाइन कर रहा है, हैदराबाद में सर्वर होगा। ऑल दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, थ्रू स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, लोड बैलेंसर्स। तभी तो इतना सीमलेसली हम चीजें कर पाते हैं नेटवर्क पे। सो नेटवर्क इक्विपमेंट्स, सो दीज आर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमने ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई लेवल पे पढ़ा था, थोड़ा सा और डिटेल किया हमने इसको। अब होता है पावर सप्लाई एंड कूलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा लेट्स गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल्ड और डीप डाइव।
मैंने जैसे बताया, डेटा सेंटर में पावर सप्लाई का रिलायबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पावर नहीं आएगा तो सर्वर डाउन होंगे। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, जिसको हम यूपीएस बोलते हैं। हमारे घर में भी कितने लोग यूपीएस लगाते हैं डेस्कटॉप के साथ, कि भाई पहले, और ये पहले लगाया करते थे जब पावर इतना रिलायबल नहीं था, लाइट जाती थी हमारे घर में, तो ऐसे टाइम पे हमको पावर यूपीएस की जरूरत पड़ती थी। बट अब हमको जरूरत नहीं पड़ती। बट डेटा सेंटर में डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि उधर वी कैन नॉट अफोर्ड अ डाउन टाइम, कि मशीन बंद पड़ा है घंटों के लिए, दिनों के लिए, वो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ पावर। तो उसके लिए सबसे पहले होता है यूपीएस। यूपीएस इज अ बैटरी सप्लाइड पावर। ये बैटरीज हैं जो पावर देती हैं इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सोर्स फ्रॉम योर पावर। डायरेक्ट पावर नहीं होगा तो ये बैटरीज चलाती हैं, दैट इज कॉल्ड यूपीएस। अब खाली यूपीएस के भरोसे तो नहीं रह सकते, तो देर आर बैकअप जनरेटर्स टू इंश्योर। अभी बैटरीज क्या चलेंगी, बैटरीज का भी एक लाइफ स्पैन होता है, कि अगर डेटा सेंटर को बैटरी पे चलाना है तो वो 2 4 6 8 10 घंटा चलेंगी, उसके बाद वो नहीं चलेंगी, क्योंकि वो बैटरी है, वो बैटरी ड्रेन करती है, वो रिचार्ज नहीं होती, फिर वो ड्रेन हो जाएगी, तो उसको भी पावर सोर्स पे लगा के फिर से चार्ज करना पड़ेगा डिस्चार्ज होने के बाद। तो उसके लिए होते हैं जनरेटर्स। तो दीज आर बेसिकली डीजल जनरेटर्स। तो जैसे एक शादी में आप जाते हैं तो जनरेटर लगा के हॉल के बाहर, मतलब वो लोग नहीं चलाते मंडप मंडप डाल के, वैसे ही वो वैसे वो मंडप वाले जनरेटर नहीं होते। दीज आर हाई लेवल आईटी के जनरेटर्स होते हैं, जो रिलायबल सोर्स ऑफ पावर देते हैं। दीज generators are there for giving uninterrupted power in case the main power source is disrupted for an elongated period of time. So these are options in power which are taken care by organizations to ensure uninterrupted power to your servers. ये यहाँ पे बॉम्बे में भी अभी लाइट जाती नहीं, बट फिर भी कभी कभार जाती है, 2 3 घंटे के लिए भी जाती है, तो यू कैन यूज अ यूपीएस। यूपीएस काम चला लेगा। अगर वो कुछ घंटों से ज्यादा जा रही है तो फिर जनरेटर लगाओ, जनरेटर चलाओ। डीजल जनरेटर होते हैं, डीजल पे चलाओ। अलग अलग टाइप के जनरेटर होते हैं, जनरेटर चलाते हैं जो कंटिन्यूस डीजल डालते जाओ, चलते रहेगा, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। द वर्क शुड नॉट स्टॉप, योर डेटा शुड नॉट स्टॉप, योर बिजनेस शुड नॉट बी halted because of power. So that is what power is, that is what power supply is, and how you provide uninterrupted power supply to your systems. Then there are cooling. अब मैंने आपको बताया था घर में जो लगे हैं एसी, जो आपको मेरे स्क्रीन पे ऊपर दिख रहे हैं, कंफर्ट एसी। अब प्रिसिशन एसी जो लगते हैं आपके डेटा सेंटर में, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स। ये एक तरीके हैं जो मतलब जमानों से चल रहे हैं, जो रूम्स को, एरिया को ठंडा करने के लिए यूज किए जाते हैं। अदर देन दैट, देर आर हॉट आयल एंड कोल्ड आयल कंटेनमेंट। नाउ अब मैंने, अगर आप मुझे, अगर प्रीवियसली जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हाउ द सर्वर शुड बी kept in a particular way so that the cold air and hot air are in separate rows, so that the air flow is moving in an appropriate way, के एक तरीके से फैले, so that वो कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ाए। और इन दोनों से ज्यादा एफिशिएंट जो तरीका होता है वो है लिक्विड कूलिंग। जो अभी लिक्विड कूलिंग में अभी बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो जो हार्डवेयर होता है उसको लिक्विड में लिक्विड में रखा जाता है, सो दैट वो लिक्विड के वजह से, वो कूल लिक्विड की वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं हो। तो यूजिंग द लिक्विड टू अब्सॉर्ब द हीट, लिक्विड क्या करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है और इतना जल्दी गर्म नहीं होता, और वो बाहर की कूलिंग से वो फिर से ठंडा होता रहता है। तो दैट्स वेयर लिक्विड कूलिंग इज मोर एफिशिएंट देन एयर कूलिंग। सो कूलिंग सिस्टम्स, these are the type of cooling systems again for a data center. अब मैंने सिक्योरिटी के ऊपर मैंने काफी डिटेल किया था लास्ट टाइम। तो फिजिकल सिक्योरिटी, कीबोर्ड, बायोमेट्रिक स्कैन, सिक्योरिटी, पर्सनल मॉनिटर, मतलब कि कौन एंट्री कर रहा है नहीं। एंड देन देयर इज सर्वेलेंस, सीसीटीवी कैमरा, मोशन डिटेक्टर। मोशन डिटेक्टर मतलब अगर कोई चलते हुए गया तो ऑटोमेटिकली अलार्म करेगा कि भैया ये क्यों चल के जा रहा है। तो जो बंदा उसको मॉनिटर कर रहा है वो देखेगा कि भैया जो बंदा अंदर जा रहा है, डज ही हैव एक्सेस, वो सही जगह पे जा रहा है या वो कोई गलत इंसान है। सो फिजिकल सिक्योरिटी हमने काफी डिटेल में ऊपर एक्सप्लेन किया, तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम बिकॉज दिस इज नॉट आईटी, बट इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ डेटा सेंटर।
And then there is cyber security. Cyber security again has firewalls. These firewalls are rules, algorithms, programs that avoid hacking and different type of phishing, which is done by hackers and other people who try to access data illegally. तो ये firewalls है. Intrusion detection system. जैसे अगर कोई potential breach हुआ, अगर कोई particular data जो आपका 5 MB per second यूज हो रहा था, अगर वो suddenly 50 MB हो गया, that means somebody is trying to access data in an abnormal way. So there are intrusion detection systems that are put into the servers as a part of security, जो detect करता है anomalies, and that anomalies alarms you to go and check कि भैया ये anomaly अपना ही कोई बंदा कर रहा है या ये कोई बाहर से कोई threat है. So that is an intrusion detection system. And then the last point is encryption. अब जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप और ये जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपका जो वॉइस कॉल्स है दीज आर इनक्रिप्टेड, योर मैसेजेस दैट यू डू इज इनक्रिप्टेड. तो व्हाट डज इट डू? ये जो आपका डेटा है या जो आपका वॉइस है, ये जो आपकी मैसेजेस है, ये वो उस डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में बनाता है इनक्रिप्शन, सो दैट जो डेटा मैं भेज रहा हूं और जो आपको मिल रहा है, जैसे फुरकान पटेल ने अगर हारिस को डेटा भेजा तो वो डेटा मेरे स्क्रीन पे मुझे प्रॉपर इंग्लिश में दिखेगा, हारिस के पास पहुंचेगा प्रॉपर इंग्लिश में दिखेगा, बट वो जो डेटा जब ट्रैवल करेगा बिटवीन फुरकान पटेल एंड हारिस इज इनक्रिप्टेड. Okay, and that's a technology. We'll get into more details about encryption technology. It's a very detailed subject. तो वो जो ट्रैवल करेगा वो absurd होगा, वो किसी को समझ में नहीं आएगा. तो दैट इज इनक्रिप्टेड. तो बीच में से अगर किसी ने वो डेटा निकालने की कोशिश की तो उसको डेटा मिलेगा, बट वो गार्बेज फॉर्मेट में मिलेगा, और उस गार्बेज को सेंस मेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा. उसको इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है, बट उसके लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लगते हैं. तो हर कोई नहीं कर सकता, ये बीच में से तो कर ही नहीं सकता. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रिप्शन. सो हो गई सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा और डिटेल, adding to what we had learned last time. Then we had spoken about connectivity. So again, connectivity with data center is important. अगर मैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं Zoom कहीं है डेटा सेंटर, अगर कनेक्टिविटी नहीं होती, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं होता, तो मेरी आवाज आपको इतनी सीमलेसली, मेरा वीडियो, मेरा स्क्रीन आप नहीं देख पाते. सो नेटवर्क कनेक्टिविटी हैज टू बी important. And what are these? Routers and switches. Routers and switches are devices that allow your data network to get connected through various servers. जैसे अभी एक वॉइस सर्वर है, एक मैसेजिंग सर्वर है, तो वॉइस एक सर्वर के थ्रू जा रहा है, मैसेजेस दूसरे सर्वर के थ्रू जा रहे हैं, बट फुरकान पटेल ही बोल रहा है, मैसेज भी फुरकान पटेल टाइप कर रहा है और देख रहे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स. तो राउटिंग एंड स्विचिंग, तो जो दो अलग अलग सर्वर है वो एक ही राउटर में या एक ही स्विच में लगे हैं जहां से वो डेटा आगे बढ़ रहा है. सो दैट इज राउटिंग एंड स्विचिंग. लोड बैलेंसिंग, कि भाई अगर जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कोई कुछ हो गया, तो जहाँ पे आपका लोड सडनली बढ़ गया, और वो लोड अगर आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ है सपोज 100 GB, और अगर लोड बढ़ के 150 हो गया, वो क्या करेगा? एक लोड बैलेंसर होगा, वो जो समझेगा कि भाई अगर मैंने थ्रेशोल्ड डाल के रखा है कि 95% बैंडविड्थ यूज होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्विच पे जाना चाहिए या दूसरे सर्वर पे जाना चाहिए. तो उसका काम करता है लोड बैलेंसर, वो लोड बैलेंसिंग करता है कि भाई एक सर्वर पे लोड ज्यादा बढ़ गया तो वो दूसरे सर्वर पे डाल देगा, दूसरे पे बढ़ गया. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी लोड बैलेंसर्स यू हैव, हाउ मेनी सर्वर्स यू हैव, वो सर्वर पे लोड को स्प्रेड कर देगा. So that is load balancing, and it avoids overloading of any infrastructure. Scalability also we discussed. अब जैसे हम मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, वैसे मॉड्यूलर डेटा सेंटर होते हैं. जैसे मैंने 1000 स्क्वायर फुट का, मैंने ऊपर भी बताया था, 1000 स्क्वायर फुट का डेटा सेंटर बनाया. अब उसमें मुझे अब और रैक्स ऐड करने हैं. सो दीज आर रेडीमेड रैक्स. आप वो रैक्स को जाके प्लेस करो, उसके अंदर सर्वर्स पॉपुलेट करो, नेटवर्क एनेबल करो, फायरवॉल एनेबल करो, काम चालू करो. ये जितना बोलता हूँ उतना सिंपल नहीं होता, बट एक नया डेटा सेंटर क्रिएट करने से बहुत ज्यादा सिंपल है. मतलब एक पूरा जीरो से अगर मैं स्क्रैच डेटा सेंटर बनाता हूँ तो उसको 6 महीने से 1 साल लगता है. लेकिन अगर मैं उसको एग्जिस्टिंग डेटाबेस डेटा सेंटर को स्केल करता हूँ फ्रॉम 100 गीगाबिट ऑफ पावर और 100 MS ऑफ प्रोसेसिंग पावर से मैं उसको एक X से Y पे लेके जाता हूँ,
So that will not take me more than 5 to 6 days if I have all the infrastructure available. तो वो बहुत फर्क पड़ता है. So that's a modular design. It is required for data centers. And cloud integration. अगर मैंने फिर से आपको ऊपर समझाया था क्लाउड वाले कैसे काम करते हैं कि भाई आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए एक्स्ट्रा लोड, तो आप उतना पैसा दो, उतना प्रोसेसिंग पावर एक्स्ट्रा ले लो, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ले लो, उतना नेटवर्क एक्स्ट्रा ले लो. आप क्या कर रहे हो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके लिए एक रेंट दे रहे हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड so that you can use that for yourself. So that is cloud. Then we spoke about disaster recovery. अब डिजास्टर रिकवरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं आपको क्या क्या सोल्यूशन होते हैं. तो डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, वो डेटा का स्नैपशॉट्स लेके एक सर्वर में से प्राइमरी से लेके सेकेंडरी में डालता है, ये डिजास्टर रिकवरी वाले सिस्टम में डालता है. वो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो पूरा का पूरा डेटा रेप्लिकेट करता है कि मतलब यहाँ पे मैंने ए लिखा तो ए दूसरे में भी लिखा जाएगा, बी लिखा बी लिखा जाएगा, सी लिखा सी लिखा जाएगा. दैट इज रेप्लिकेशन. और ये रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसके दो तरीके होते हैं फॉर दीज फेल ओवर प्रोसेसेस. इट्स कॉल्ड एज आरपीओ एंड आरटीओ. आरपीओ का मतलब है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव. मतलब मैंने पहले अगर 10 सेंटेंस लिखे, ओके, या गाना गाया 10 सेंटेंस का, या कुछ स्टोरी बोली 10 सेंटेंस की, तो वो 10 सेंटेंस पूरे के पूरे 10 यहाँ पे आए, तो जो बीच जो सर्वर है वो चेक करेगा कि 10 में से 8 ही गए हैं, तो वो सिर्फ बाकी के 2 कॉपी करेगा, वो पूरे 10 फिर से नहीं लेके जाएगा. सो दैट्स अ रिकवरी पॉइंट कि भाई जो रिकवरी हुई वो किस पॉइंट तक हुई, 1 से लेके 8 तक हुई, उसके बाद रुक गया, उसके बाद 2 पॉइंट जाना बाकी है, वो 2 पॉइंट भेजेगा. तो दैट्स अ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव. रिकवरी टाइम मतलब ये रिकवर करने को वो जो टाइम सेट किया है ये कितना है, कि भाई अगर यहाँ पे से मेरा डेटा इधर गया है कितने टाइम में गया, और अगर मुझे ये डेटा, तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव इज 2 थिंग्स कि अब अगर मेरा सपोज डेटा सेंटर फेल हो गया फॉर सम रीजन, अब मेरा सारा डेटा जा चुका है डीआर पे, तो अब डीसी से डीआर पे जो मूव करने का टाइम लगेगा कि भैया अब मैं फुरकान पटेल है वो जूम एक्सेस कर रहा था प्राइमरी डेटा सेंटर से, प्राइमरी डेटा सेंटर बंद हो गया, मुझे सेकेंडरी पे जाना है, तो जो मैं काम यहाँ पे कर रहा था वो यहाँ पे है, तो वो टाइम कितना लगता है स्विच ओवर को, कि फुरकान पटेल शुड नॉट नाउ रीच प्राइमरी, इट शुड बी डाइवर्टेड टू द सेकेंडरी डेटा सेंटर थ्रू द सेम नेटवर्क. तो वो जो रिकवरी टाइम होता है उसको कहते हैं रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव. So this again we will learn in your database solutions and deeper technology deep dives into OS technologies. अब डेटा सेंटर में आपका पावर, आपका आपने सारी चीजें समझी क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सर्वर्स रिक्वायर्ड है, स्टोरेज रिक्वायर्ड है, नेटवर्क रिक्वायर्ड है, फिर आपकी फिजिकल सिक्योरिटी है, आपकी फायरवॉल्स है. अब ये सारी चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा, मॉनिटर करने के लिए लोग होंगे, ओके, जो मॉनिटर करेंगे. अब वो कितनी चीजें मॉनिटर करेंगे, कोई फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटर कर रहा है तो उसके लिए 4 बंदे, क्योंकि 24/7 बिठाना है, 8-8 घंटे करके बिठाएंगे 24 घंटे, तो 4 बंदे तो मिनिमम लगेंगे. तो इतनी अलग अलग चीजों को बैठाने के लिए अगर मुझे अलग अलग लोग बैठाने पड़ेंगे कि भाई फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए, सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए, एक्स सर्वर मॉनिटर करने के लिए, स्टोरेज मॉनिटर, नेटवर्क मॉनिटर, लोड बैलेंसिंग, इतनी चीजें हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें ये सारी चीजें एक साथ में मॉनिटर की जा सके, एक साथ में उसको ऊपर काम. जैसे अगर आपका पावर भी, आपका कूलिंग 20 डिग्रीज होना चाहिए, वो 20 से 22 हो गया, मतलब वो पावर गर्म होते जा रहा है डेटा सेंटर, तो वो अगर मिस हो गया किसी से तो सर्वर गर्म हो जाएंगे, काम करना मैल फंक्शन करना शुरू कर देंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर मॉनिटर्ड थ्रू दीज टूल्स. सो वो फिजिकल मैनेजर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो होती है, हेल्पिंग कि भैया अगर कोई चीज बढ़ गई, मतलब अगर वो 20 से 22 हो गया, तो मुझे अगर एसी का पावर बढ़ाना है तो मैं थोड़ी जाके रिमोट से अंदर जाके चेक करूंगा जैसे हम घर में करते हैं. इट इज ऑल डन थ्रू अ टूल. आप टूल पे जाओगे और आपके एसी का पावर ऐड करोगे सो दैट द कूलिंग हैपेंस. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल. दीज आर सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस. सिमिलरली ये जो चीजें हैं ये सब चल रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए कि सब चीजें बराबर चल रही है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स भी होते हैं जो सर्वर अप टाइम मॉनिटर करते हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ मॉनिटर करते हैं, रिस्पांस टाइम, यूटिलाइजेशन, थ्रेशोल्ड्स,
इंट्रूडर डिडक्शन, ये सब चीजें मैन मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं. सो दीज आर योर डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स एंड मैनेजमेंट टूल्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर? ये मैंने ऊपर भी आपको बताया. आई विल नॉट स्पेंड टाइम अगेन. Functions of the data center, again I explained. I think you are all aware now. I need not get into the details, but इसको मैं थोड़ा यूजर्स हैं एंटरप्राइज डेटा सेंटर के, क्या होते हैं, ये कैसे होता है, आई वुड वांट टू एक्सप्लेन यू. अब जो एंटरप्राइज डेटा सेंटर होते हैं ये एक सिंगल कंपनी के थ्रू ऑपरेटेड होते हैं. तो इंटरनल एप्लीकेशंस हैं, जैसे एचआर है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, ये सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो हम बाहर नहीं दे सकते, वो लोग अपने खुद के डेटा सेंटर में रखते हैं. विच अपने डेटा सेंटर में इसके लिए रखते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा है, क्लाउड पे नहीं रख सकते, बिकॉज क्लाउड में क्या मल्टीपल कंपनीज का डेटा है. वो लोकेशन डेटा सेंटर्स में भी मल्टीपल कंपनीज के लोग जा सकते हैं. तो ये सारे लोग अपने खुद के एंटरप्राइज डेटा सेंटर इज व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्डिंग अ डेटा सेंटर फॉर देयर ओन यूज. मतलब मैं बना रहा हूँ, मैं ही यूज करूंगा, किसी और को नहीं अलाउड है. तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, उसको सिक्योर करने के लिए एंटरप्राइज डेटा सेंटर यूज होते हैं. दिस इज अ स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर एन एंटरप्राइज डेटा सेंटर. बट ये इतना डिटेल में आप नहीं समझे. बट बेसिकली ये समझे कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रखेंगे हम हमारे पास. कोलोकेशन में ये इसमें क्या है, यू आर शेयरिंग योर पावर, यू आर शेयरिंग योर कूलिंग, यू आर शेयरिंग योर पावर, यू आर शेयरिंग योर कूलिंग, यू आर शेयरिंग द कनेक्टिविटी, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ शेयरिंग, यू आर शेयरिंग द रिसोर्सेज. और आपका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लो हो जाता है. तो आप इसके लिए वो सबसे एक है, वो बहुत ही एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ पावर, कूलिंग, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग. एंड ये चीजों को मेंटेन और मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मॉनिटर करने के लिए बंदे चाहिए. तो मतलब इतने ज्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो लोग मतलब ज्यादा खर्चा नहीं है. तो उसके लिए ये कोलोकेशन डेटा सेंटर्स होते हैं. एंड दीज आर बेसिकली यूज फॉर स्मॉल स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस. तो ये छोटे मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए यूज हो सकते हैं. अब क्लाउड डेटा सेंटर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये अमेजोन, गूगल, तो मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा था कि आप खरीद सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. कि भाई किसी के सर्वर्स ऑलरेडी खरीदे पड़े हैं, मुझे सिर्फ एक महीने के लिए यूज करना है. मैंने उसको बोला भाई मुझे 5 सर्वर और यूज करने हैं. यू कैन टेक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो मैंने बोला कि भाई मुझे है ना आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना है, मेरे पास नहीं है. तो मैंने उनसे सॉफ्टवेयर ले लिया, सिर्फ उसका पैसा दिया, वो भी 2-4 महीने के लिए दिया या 1 साल के लिए दिया. जितना मुझे यूज है मैं सिर्फ उतने का ही पैसा दे रहा हूँ. अब मैं अगर एक स्टार्टअप हूँ, मैंने एक कंपनी बनाई है, एंड मुझे पता नहीं ये कंपनी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, तो मैं इतने करोड़ों रुपए डालूं एक डेटा सेंटर बनाने में, इट्स यूजलेस. इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, एक क्लाउड वाले का क्लाउड डेटा सेंटर लूंगा, उससे 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लूंगा सर्विसेज, और मैं यूज करूंगा. अगर मेरा काम चलता है, मैं सक्सेसफुल होता हूँ, तो मैं उसको एक्सटेंड करूंगा. और फिर अगर फ्यूचर में बहुत अच्छा चलता है तो मैं अपना डेटा सेंटर बनाऊंगा. वरना मैं इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? सो फॉर दैट यू हैव थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. So these are services that are given by large organizations like Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. अगर आप सोचते हैं ना Amazon क्या कर रहा है, Amazon की जो आप Amazon प्राइम देखते हो या आप Amazon की जो शॉपिंग देखते हो, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द Amazon बिजनेस. द Amazon का प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो है क्लाउड डेटा सेंटर्स. इसमें जो पूरा पैसा जो कमाता है Amazon, गूगल, हम गूगल यूज करते हैं, गूगल मैप्स, पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास ये सारी चीजें यूज करने के लिए? फ्रॉम सर्विसेज लाइक दिस. they sell their services to organizations like you call them Ola, Uber, Swiggy. You can track people, you can track your work, you can track your food that is coming. तो ये ऐसी चीजें हैं, ये सब डेटा सेंटर से जो ऑपरेट होती हैं, जहां से ये पूरा पैसा कमाते हैं, जहां से. तो इनका मेजर काम ये है, नॉट वॉट यू बाई. जब आप एक सामान जाके Amazon पे से खरीदते हो, तो वो सामान का आपको पैसा नहीं, वो पैसा नहीं कमा रहा, वो उसमें से भी शायद लेता होगा. आई एम नॉट श्योर हाउ व्हाट द बिजनेस स्ट्रैटेजी इज. बट उनका जो मेजर पैसा है वो आता है ये बाकी सारी सर्विसेज पे, एंड विच इज प्रॉफिटेबल सर्विसेज. बिकॉज डेटा सेंटर बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है और आप पैसा आ रहा है. जैसे मतलब जितने लोग गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं वो दे रहे हैं. अब मुझे अगर अपना कंपनी में एक छोटी रेस्टोरेंट खोलता हूँ
अब मैं चाहता हूँ कि लोग गूगल पे ढूंढे रेस्टोरेंट्स नियर मी, उसमें मेरा रेस्टोरेंट का नाम आए, तो मैं गूगल को बोलूंगा गूगल प्लीज मेरा रेस्टोरेंट आपके उस पे डालो, तो गूगल मुझसे हर साल का पैसा लेगा सिर्फ मेरा नाम डिस्प्ले करने के लिए मैप पे प्रॉपरली। तो जितनी और कंपनीज होती हैं जहां से उनको लगता है पैसा निकाला जाता है, ये सब चीजें पैसे से की जाती है। सिमिलरली फॉर Amazon, अब Amazon पे एक रिटेलर ने जाके अपना प्रोडक्ट्स डाला तो Amazon उससे पैसा लेता है उसका ये होस्ट करने के लिए सर्विसेज। तो Amazon इज अर्निंग थ्रू दैट, गूगल इज अर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट इज अर्निंग, लॉट ऑफ पीपल आर अर्निंग। और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है बिकॉज एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वो बन रहा है, वो चले जा रहा है, सिंपल। और जो पैसा आ रहा है वो कंटिन्यू, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर एंड सेल अगेन एंड अगेन। वो सॉफ्टवेयर बन गया और वो चलता रहेगा। सॉफ्टवेयर का सबसे हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस सॉफ्टवेयर क्यों होता है? क्योंकि एक बार आपने बना लिया तो उसके ऊपर सिर्फ एनहांसमेंट्स होंगी, छोटी मोटी या बड़ी भी होंगी, बट एनहांसमेंट्स होगी, बट आपका बेस रेडी है, उसके ऊपर से आपको पैसा मिलता रहेगा। नाउ इफ यू सी एज डेटा सेंटर्स, okay, smaller facilities that are located closer to your offices, closer to the end user, are called edge data centers. They are used to avoid latency, कि जहाँ पे आपको डेटा फास्ट चाहिए, जैसे अब आप एयरपोर्ट पे बैठे हो और आप एयर टिकटिंग सिस्टम रन कर रहे हो, फ्लाइट जाने वाली है, तो आप बोर्डिंग पास इशू कर रहे हो। अब यहाँ पे ना नेटवर्क का लेटेंसी आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपका सर्वर नजदीक हो, वहां से आपका डेटा है, आप इमीडिएटली बोर्डिंग पास इशू करें। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वेर यू नीड फास्टर availability of data which is closer to your end user is called as edge data center. Hyperscale data center, large scale facilities to support massive amounts of data। ऐसे कोई वोडाफोन ले लो, भारती ले लो, बॉम्बे डाइंग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, बड़ा बड़ा डेटा होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रन करने के लिए ये होता है। अब जैसे आप देखोगे, मतलब जो कंपनीज कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं या जो स्पेस एक्सप्लोरेशन, दे नीड वेरी हाई डेटा प्रोसेसिंग पावर, सो दे आर कॉल्ड एज हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। एंड दीज आर मेजरली यूज बाय टेक कंपनीज बिकॉज ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ता है। कोई चीज आप टेस्ट करते हो प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग पावर ज्यादा यूज होता है। सो दैट्स हाउ हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स आर यूज्ड। मॉड्यूलर डेटा सेंटर एज आई एक्सप्लेन, क्विक डिप्लॉयमेंट, फास्टर एक्सपेंशन, मतलब आपको बढ़ानी है, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, मैंने ये भी बताया था आपको। सो दोज आर मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स। माइक्रो डेटा सेंटर्स मतलब अगर आपका एक छोटा ऑफिस है जहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, एक छोटा सा गांव है बट जहाँ पे आपको डेटा की जरूरत है, बट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, नेटवर्क चलता नहीं है, बैंडविड्थ आती नहीं है, तो उधर एक छोटा सा सर्वर डाल दिया, छोटे से सर्वर के साथ में नेटवर्क सेटअप कर लिया और वो लोकल काम कर रहा है आपका, तो दे आर कॉल्ड एज माइक्रो डेटा सेंटर्स। ओके, नाउ व्हाट आर ग्रीन डेटा सेंटर? ग्रीन डेटा सेंटर इज अ फ्यूचर, okay, where the facilities are designed in a way so that it is energy efficient, it is sustainable। तो जो environment के जो resources हैं उसको हम sustainable तरीके से यूज करें, and they are energy efficient, are called as green data centers। तो ये क्या करता है? ये आपका ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करता है, एनर्जी सेविंग्स रिड्यूस करता है, ये आपके सपोर्टिंग सस्टेन, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सस्टेनेबिलिटी गोल्स होते हैं कि भाई हम इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, तो these are for supporting corporate goals। So these are the types of organizations who are manufacturing or thinking on how you can use data centers which are energy efficient, which are sustainable, and they are called as green data centers। अब ये इंग्लिश हो गई, अब थोड़ा सा आपको मैं डेली लाइफ में एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो ये एक ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये एक डेटा सेंटर है। अब इसको हमने बनाया ऐसे है कि जब बारिश होगी ना तो वो रेन वाटर ऊपर कलेक्ट होगा। अब व्हाट इज दिस, यू कैन व्हाट दिस वाटर कैन बी यूज फॉर इज, इट कैन बी यूज फॉर टॉयलेट फ्लशिंग और मे बी शावर। टॉयलेट्स तो सब जगह पे लगती हैं, सो दिस इज वन एरिया। अब यहाँ पे एक हमने सोलर प्लांट लगा दिया, सोलर प्लांट, तो ये जो एनर्जी है ये आपका कोल बर्न करके जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे नहीं हो रही है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स का एनर्जी का यूज हो रहा है, एंड दोज एनर्जीज आर बीइंग यूज्ड फॉर रनिंग द डेटा सेंटर।
अब ये जो वेस्ट वाटर है जो आपने ऊपर से यूज किया था, ये वेस्ट वाटर को भी कलेक्ट किया जा रहा है नीचे। एंड व्हाट इज दिस वाटर यूज फॉर? इट इज यूज ओनली फॉर टॉयलेट फ्लशिंग, क्योंकि ये कैसे है, ये पानी जो है ये पीने लायक नहीं है। ओके, रेन वाटर है जो टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज हुआ है, थोड़ा क्लीन हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसको क्लीन करके फिर से टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज करो। सो दिस इज, ये जैसे कंट्रीज हैं जो मिडल ईस्ट में है, जहाँ पे पानी की कमी है, वो सारे ऐसे चीजें यूज कर रही हैं। देन देर आर बायोगैस सिलेंडर्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विंड एनर्जी है जो विंड से प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे एनर्जीज को यूज किया जाता है फॉर रनिंग द डेटा सेंटर। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बॉम्बे में जो डेटा सेंटर्स हैं, जो पहले नरीमन पॉइंट, बीकेसी में, अब आपको ये जगहों पे डेटा सेंटर नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? खारघर, आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे जगह चीप है, जहाँ पे आप बड़े डेटा सेंटर्स बना सके, वेर यू कैन रिप्रोड्यूस, वेर यू कैन यूज सोलार, एनर्जी एंड अदर थिंग्स। अब जो यहाँ से हीट जो जनरेट हो रही है, वो हीट आपको स्विमिंग पूल को हीट करने के लिए यूज हो रही है। मतलब लोग अलग अलग तरीके सोच रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये जो आपको बताया है, ये एक सस्टेनेबल डेटा सेंटर में कैसे लोग अपना दिमाग लगा के जो उधर का रिसोर्सेज है, पानी हो, एनर्जी हो, उसको रीयूज कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग। और ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, सिंपल एग्जांपल्स। अगर आप नेट पे आके देखेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए लोग क्या नहीं सोच रहे हैं अराउंड दिस टॉपिक। और यही सोच है जो नई नई टेक्नोलॉजीज को पैदा करती है। ओके, नाउ वील गो टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर देयर आर डिफरेंट टायर्स ऑफ डेटा सेंटर। व्हाट आर टायर? अब है ना, एक डेटा सेंटर है, वो टायर वन है। वो आपको देता है एक अमाउंट ऑफ अप टाइम। मतलब वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मतलब बनाती है डेटा सेंटर, तो वो अप टाइम मतलब उतने, हर डेटा सेंटर को मेंटेनेंस के लिए तो कुछ तो टाइम लगता है, तो उसमें रिडंडेंसी होती है, लोड बैलेंसिंग होती है, बट फिर भी वो डेटा सेंटर जो टायर वन होते हैं, दैट कैन स्टिल अलाउ 28 आवर्स ऑफ मिनिमम डाउन टाइम। मतलब 28 घंटे तक टायर वन लेवल के जो डेटा सेंटर होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उसमें एक साल में 28 घंटे तक का डाउन टाइम होता है। तो मतलब इतना अगर डाउन टाइम हो रहा है, उसके हिसाब से आपने डेटा सेंटर बनाया है, उसके हिसाब से आपने रिडंडेंसी बनाई है, तो वो है आपका टायर वन डेटा सेंटर। देन देर इज अ टायर टू डेटा सेंटर, जिसमें आपकी रिडंडेंसी ज्यादा है, लेकिन उसमें आपको बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा, आपको बैकअप ज्यादा रखेगा, आपका डीआर ज्यादा होगा, आपका पावर एफिशिएंसी के लिए ज्यादा चीजें लगी होंगी, यूपीएस ज्यादा लगे होंगे, कूलिंग के लिए सिस्टम ज्यादा लगे होंगे, तो वो ज्यादा वो होगा। और N+1 बोलते हैं ना, मतलब एक प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, दो होंगे, मतलब एक के ऊपर एक। सो दैट इज कॉल्ड एन N+1 इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको फिर भी उसमें 22 घंटे का डाउन टाइम लगेगा। अब होते हैं फिर टायर थ्री डेटा सेंटर, विच गिव्स यू 99.9% अप टाइम, 98%। मतलब एक साल में सिर्फ 95 मिनट्स का डाउन टाइम होगा। मतलब पूरे साल में उस डेटा सेंटर को इस तरह से बनाया गया है। देखो, टेक्नोलॉजी है, फेल हो सकती है, बट जो उसके पीछे सोच लगाई गई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये उस तरीके से बनाया गया है कि ये सिर्फ मैक्सिमम 95 मिनट्स तक डाउन रह सके। उससे पहले ये 95 मिनट से 96 मिनट नहीं होना चाहिए, उससे पहले वो डिजास्टर रिकवरी कर ले, या ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया जाए। उसको उस तरीके से बनाया जाता है, 95 मिनट्स मैक्सिमम। और टायर फोर डेटा सेंटर जो होते हैं, जो सिर्फ 26 मिनट का डाउन टाइम देते हैं इन अ ईयर। और इसको बोलते हैं टू एंड रिडंडेंट। मतलब दो प्राइमरी साइट होते हैं और उसके पीछे एक डीआर भी होता है, कि भैया अगर एक पूरा साइट तबाह हो गया, जो इंडिया में दो साइट्स हैं, एक बॉम्बे में है, एक चेन्नई में, तीसरा साइट है वो सिंगापुर में। अगर ये पूरा इंडिया में ही है, मतलब अगर कुछ एक डिस्ट्रप्शन आ गया, नेटवर्क का डिस्ट्रप्शन, के भैया लीज लाइंस है, वो पूरी जो कनेक्ट करती है ग्लोबल से हमको, वो पूरी डिस्टरप्ट हो गई, और मेरा इंटरनेशनल भी बिजनेस है, जूम है, इंटरनेशनल भी चलता है मेरा काम, तो क्या होगा? तो जो सिंगापुर वाला डेटा सेंटर है वो लेगा, और वो सिर्फ 26 मिनट का डाउन टाइम उसमें लगेगा, टू स्विच ओवर फ्रॉम योर प्राइमरी टू योर डिजास्टर रिकवरी। तो दीज आर योर लेवल्स ऑफ डेटा सेंटर।
इतना लोग प्लान करते हैं क्योंकि जितना खर्चा आपको जा रहा है ये डेटा सेंटर बनाने में, इतने हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी बनाने में, it is a fraction of the amount of money that organization lose because of services not being available. अब आप सिंपल एग्जांपल, एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मतलब आप खाली सोचो, एक टोल बूथ है, सपोज सीलिंग का टोल है। अब एक सीलिंग पे से 100 रुपया लेता है एक गाड़ी का पास होने का। 1 घंटे में 10,000 गाड़ी पास होती है, ठीक है। अब अगर मेरा वो सर्वर जिससे मेरा सीलिंग का टोल कनेक्टेड है, वो अगर 1 घंटे के लिए डाउन हुआ, 100 रुपया 10,000 गाड़ी, मतलब सीधा सीधा आपका 2 लाख का नुकसान। अगर वही मैं चीज अगर उसको मल्टीप्लाइड बाय 24 कर दूं, मतलब एक दिन मेरा सर्वर डाउन हुआ, तो वो 28 आवर्स, मतलब आप देख रहे हो टायर 1 डेटा सेंटर है, तो आपका वो सीधा 2 लाख का नुकसान हो जाता है, 40-50 लाख का नुकसान। आप समझ रहे हो? तो इतना इम्पैक्ट होता है चीजों का, और ये एक टोल नहीं कनेक्टेड होता है, मतलब जैसे जो टोल बूथ होते हैं वो MMRDA के होते हैं, तो एक साथ में 500 टोल बूथ महाराष्ट्र के हैं, वो पूरे कनेक्टेड है। तो आप सोचो कि अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो एक टोल बूथ पे से अगर जो मेरा 50 लाख का नुकसान हो रहा है, तो वो 500 टोल बूथ पे से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, और वो भी एक डाउन टाइम की वजह से। तो अगर साल में 5 बार हुआ तो आप सोचो कितना नुकसान है। तो कंपनी सोचती है कि भैया ये नुकसान, रेपुटेशन, ये सब खराब करने से अच्छा मैं पैसा इन्वेस्ट करूं कि भैया ये डाउन टाइम हो ही नहीं। और जितनी बड़ी कंपनी, जितना इंपॉर्टेंट डेटा, उतना ज्यादा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा, आपका रेपुटेशन इंपैक्ट होगा। अगर एक बैंक है, वो बैंक का सर्वर अगर डाउन ही मिलेगा, आप अगली बार बोलोगे भैया इस बैंक से काम ही नहीं करना, इससे अच्छा हम दूसरी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस। सो वी स्पोक अबाउट टायर 1 डेटा सेंटर्स। दीज आर सिंगल डेटा सेंटर्स, नॉन रिडंडेंट पावर, इसकी कूलिंग भी मतलब नॉर्मल होती है, एयर कूलिंग, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। बट ये ज्यादा रिलायबल नहीं होते, रिलायबिलिटी इज नॉर्मल, 28 आवर्स ऑफ डाउन टाइम। लोग बोलेंगे अच्छा है, बट अगर कोई बिजनेस वाइज कैलकुलेट करे तो इट इज नॉट फेयर, ये नहीं चलेगा। मार्केट में आज 28 घंटे तक अगर आपका बैंक बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? 50 करोड़ यूजर हैं, 20 करोड़ यूजर हैं, 1 करोड़ यूजर है, 1 करोड़ में से 2 लाख यूजर तो डेली का कुछ ना कुछ करते होंगे ट्रांजैक्शन। तो आप सोचो कितना रेप्यूटेशन लॉस, कितना बिजनेस लॉस। कूलिंग सिस्टम भी बेसिक एयर कूलिंग सिस्टम है, कोई रिडंडेंसी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, पावर सप्लाई का भी कोई बैकअप नहीं है। दीज आर ऑल योर टायर 1 डेटा सेंटर्स। इसमें आप कोई भी मतलब हार्डवेयर OEM, मतलब ये थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, बट दे आर इररिलेवेंट। इट कुड बी एनी हार्डवेयर, इट कुड बी एनी सर्वर, एनी नेटवर्क, एनी पावर, बट ये टायर 1 है। टायर 2 डेटा सेंटर है, इसमें क्या होता है कि सिंगल पावर होता है, सिंगल कूलिंग होती है, बट इसके अंदर कुछ रेडिंग, कुछ ना कुछ रिडंडेंसी के लिए कुछ UPS लगे होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, कुछ कूलिंग यूनिट्स होती है कि भाई कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो। तो दैट दोज आर कॉल्ड टायर 2 डेटा सेंटर। फिर भी ये 22 घंटे का डाउन टाइम होता है इनमें। अगेन, कूलिंग सिस्टम्स आर नॉट वेरी रोबस्ट, बट ठीक है, कुछ बैकअप है, कुछ तो बना के रखा है कि वो चीज चले। सिमिलरली OEMs के नाम, एज इट सेड, OEMs आर इमटेरियल, कोई भी OEM होगा, बट ये प्रॉब्लमैटिक है। टायर 3 डेटा सेंटर्स हैव मल्टीपल पावर सोर्सेज, कूलिंग पाथ्स अच्छे होते हैं, कॉन्करेंट मेंटेनेबिलिटी, मतलब लोग अवेलेबल हैं, कूलिंग के लिए अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रिशियंस भी साइड पे बैठेंगे, भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आया इलेक्ट्रिशियन चले गया, कूलिंग का प्रॉब्लम आया कूलिंग एक्सपर्ट चले गया, एयर कंडीशनिंग वाला चले गया, अगर आपका सर्वर में प्रॉब्लम आया सर्वर के लिए बंदे बैठे, मतलब ऑल थिंग्स आर रिडंडेंट एंड अवेलेबल। और इसीलिए ये आपको देता है 95 मिनट्स, विच इज 1.6 आवर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा, ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब ये सिर्फ डाउन होगा 1.6 घंटे के लिए। बट जो 1.6 घंटा है, अगर आप नेट पे जाके डालोगे, कोई भी बैंक का नाम डालो, हाउ मच ऑफ बिजनेस विल अ बैंक लूज इफ इट्स सर्विसेज आर अनअवेलेबल फॉर 1.6 आवर्स। आप जो पैसा देखोगे, जैसे अगर Amazon 2 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो अगर 130 करोड़ लोग इंडिया में, कितने लोग Amazon यूज करते हैं इन एन आवर? यू विल नॉट बिलीव, इट इज अ स्टैगरिंग अमाउंट। कितने लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं एट कॉन्करेंट एट वन पॉइंट इन टाइम? तो 2 घंटे तक अगर गूगल मैप नहीं चलेगा तो रेपुटेशन लॉस, बिजनेस लॉस, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो that's how it is, and that's why all large organizations have tier 4 data centers.
They have multiple cooling, multiple redundancy of cooling and power. They have higher uptime availability. They have cooling systems that are there, power supply system they are there. They are DR, near DR setup के भाई प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एक डिजास्टर रिकवरी भी है. तो ये सारी चीजें जो है वो होती है टायर 4 डेटा सेंटर में. और इसमें भी कॉमन ओईएम्स है. एंड दीज ओईएम्स कुड बी कॉमन. आप हार्डवेयर अंदर कुछ भी डालो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, बट डेटा सेंटर जो है आपका, that should be efficient enough, should be tier 4 for giving you the highest amount of uptime, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहेगा. महीने में, साल में सिर्फ 26 मिनट डाउन होगा, उस हिसाब से बनाया जाता है. सो दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट डेटा सेंटर्स. इसके बाद जो मैंने बताया था ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ. सर्वर्स, नेटवर्किंग, आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस अगेन बिकॉज दिस इज रेपिटेशन. ओके. Artificial intelligence also, I wouldn't want to talk about it today. Artificial intelligence and automation, I want to use it when we are learning our next session, which is on OS technologies, so that you are able to understand more. So that's it, students. I think with this, you are able to gain a lot of insight about your data centers. What are data centers all about? Well, how can you utilize a data center in a fashion which is most appropriate for your organization? What are the different types of data centers? कौन सा data center कितनी availability दे रहा है, और एक data center टायर 1, 2, 3, 4 कौन सा है, उसको समझना. तो ये सेशन को बार बार रिपीट करें. तो आप जितने बार इसको रिपीट करेंगे उतने आपके स्किल बढ़ेंगे, उतने आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे. और इसके ऊपर अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो नेट पे जाके देखें, दैट्स ऑल अवेलेबल. एंड नाउ स्टार्ट डिसाइडिंग. क्योंकि अभी आपके पास जो बेस एक है ना, एक इंसान को एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, अदर देन प्रोग्रामिंग और एनी स्पेशलाइज स्किल, आप उतनी चीजें समझ चुके हैं. तो अब आपको डिसाइड करना शुरू करना चाहिए कि आप और आगे क्या करना चाह रहे हो. स्टे ट्यून्ड विद अस, जॉइन आवर चैनल, जॉइन आवर ग्रुप. Tell us which are the areas that you want to learn more about, and I will ensure that those areas are also taken into the next sessions. मैंने हमारे चैनल पे डाला हुआ था कि व्हाट इज इट दैट यू वांट सेशंस ऑन फॉर इंटरपर्सनल स्किल्स. तो हमने एक्सेल के बारे में बात की थी, ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में बात की थी, कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी. आई थिंक एक्सेल टिल राइट नाउ, एक्सेल इज गेटिंग द मोस्ट वोट्स. Yes, we are planning a session, a very deep dive session into Excel, which will be also released very shortly. Stay tuned, stay connected. Thank you very much. And please go through these sessions. Any questions? Please join our WhatsApp group and post it there, and I will try to answer. No questions will be answered individually if people, because students are trying to reach out to me directly. Please understand, I cannot, as one person, answer questions individually. It's not that I don't want to, but it becomes very difficult for me. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रुप पे डालें, so that me or my team can answer to your queries. Thank you very much.